Hello everyone, I welcome you all to Samvidhan IAS। तो जैसे कि आप जानते हैं हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज को लेके चल रहे हैं अभी, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 7 है। पहली क्लासेस में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, बट पर्टिकुलरली आई विल टॉक अबाउट द लास्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? सो क्लास 6 ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी वी डिड मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट किया था। उसके पहले हमने अपना इन्फ्लेशन देखा, इन्फ्लेशन के पहले जीडीपी एंड ऑल। हमने इंट्रोडक्शन देखा इकोनॉमी का। वी हैव डन 6 क्लासेस, सो काफ़ी सारी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बट लास्ट क्लास में जैसे कि हमने मनी एंड बैंकिंग से शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था व्हाट मनी इज, लिक्विडिटी के बारे में पढ़ा था, एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में पढ़ा था, कैसे बार्टर सिस्टम से आज हम वर्चुअल मनी तक आ चुके हैं। We saw the functions of money, primary, secondary. मेजरली जो हमने देखा था, दैट वाज द टॉपिक डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी में हमने 3 तरह की डिमांड्स देखी थी मनी की, और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स देखे थे, व्हिच आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड फॉर मनी। और हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ मनी देखा था। टाइप्स ऑफ मनी में भी सॉ फुल बॉडीड मनी, टोकन मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वाज फिएट मनी। फिएट मनी के बाद हमने लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी देखा, और उसके बाद हमने इन चारों में एक रिलेशनशिप देखा कि कौन सी मनी जो फिएट होती है और लीगल होती है, उस मनी का क्या एग्जांपल है। द मनी विच इज फिएट बट नॉन लीगल, उस मनी का क्या एग्जांपल है। द मनी विच इज नॉन फिएट एंड लीगल, एंड नॉन फिएट एज वेल एज नॉन लीगल टेंडर मनी। तो इन चारों तरह की मनी के हमने एग्जाम्पल्स देखी। और उसके बाद हमने क्वासी मनी या नियर मनी का कॉन्सेप्ट देखा था, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस किया था। जिसमें हमने देखा था व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, किस तरह के प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो करेंसी को बिल्ड किया गया है, और किस तरह की टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। वी सॉ द अनदर सिमिलर टॉपिक विद दैट विच वाज नॉन फंजिबल टोकन एनएफटीज, जो कि काफी देर पहले न्यूज में थे। बट इट इज आई वुड से कंटेम्प्रेरी टॉपिक, नॉट अ करंट टॉपिक। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा जानना हमारे लिए जरूरी होता है। देन मनी डिमांड, टाइप ऑफ मनी के बाद आज हम अपनी क्लास 7th में अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी डिस्कसिंग, विच इज मनी सप्लाई। तो हम देखेंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके मॉनेटरी एग्रीगेट्स देखेंगे हम, मनी सप्लाई के वेलोसिटी ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देयर विल बी सम अदर टॉपिक्स इन द कमिंग वीडियो। सो क्लास 7, लेट्स स्टार्ट विद मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किस चीज को रेफर करती है? व्हाट इज मनी सप्लाई? सो मनी सप्लाई जो है हमारी इकोनॉमी में रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही है। व्हाट इज इट? इट इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज सर्कुलेटिंग सर्कुलेटिंग इन आर इकोनॉमी। हमारी भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में जितना पैसा अभी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, उसे हम मनी सप्लाई करेंगे एट एनी गिवन टाइम। इसमें फिजिकल करेंसी होती है, जैसे कॉइन्स हो गए, पेपर मनी होगी, ठीक है। इसमें आपकी फिजिकल करेंसी आ जाती है। फिजिकल करेंसी क्या हो गया? फिजिकल करेंसी हो गया कॉइन्स प्लस पेपर मनी, है ना। हम उसे छू सकते हैं, उसका लेन देन हाथों से फिजिकली कर सकते हैं अपना, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल मनी। उसके बाद फिजिकल मनी के साथ साथ, along with this physical money, we have deposits, है ना। आप और मैं सेविंग अकाउंट खोलते हैं, नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटीज में, बैंकिंग एक्टिविटीज में टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। टाइम डिपॉजिट्स जैसे एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट। तो हम अपने बचे हुए पैसे को या तो सेविंग अकाउंट में डालते हैं, या हम उसकी एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं। तो ये जो इस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, दे ऑल्सो कम अंडर
द परव्यू ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस इफेक्ट्स, मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मनी सप्लाई क्या इफेक्ट करती है? मनी सप्लाई इफेक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी जो कंट्री है, आपकी जो कंट्री की इकोनॉमी है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने क्या कहा था फर्स्ट क्लास में, जब हमने मनी डिसाइड किया था, मनी डिस्कस किया था, या हमने फर्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमी डिस्कस किया था, तो इकोनॉमिक्स या हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो किस पे चलती है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से ही इकोनॉमी चलेगी ना, एज सिंपल एज दैट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं? हमने जब मनी में पहले पढ़ा था, मनी का पहला लेक्चर जो लास्ट टाइम देखा था, उसमें कहा था कि मनी का जो प्राइमरी आपका मोटिव है, प्राइमरी फंक्शन जो है, सबसे बुनियादी सबसे बेसिक फंक्शन जो मनी का है, दैट इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने अगर किसी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए मनी चाहिए। और यही ट्रांजैक्शंस जब इकोनॉमी में बढ़ती हैं, व्हेन दीज ट्रांजैक्शंस आर इंक्रीज्ड, तभी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, हमारा कंजम्पशन इंक्रीज करता है, और उसी वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी में इंक्रीज करेगी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इट इज ऑब्वियस, इट इज ये बहुत ही एक जरूरी चीज है, आई वुड से बड़ी बेसिक चीज है, कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए मनी चाहिए। और मनी चाहिए, दैट मीन्स मनी सप्लाई हैज टू इंक्रीज इन द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए, तभी आप उस मनी को यूज कर पाएंगे। व्हेन देयर इज मोर मनी इन द सर्कुलेशन, पीपल टेंड टू स्पेंड मोर। जब आपकी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है तो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से क्या आएगा? हमारा इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। जैसे हमने क्या देखा था, फॉर एग्जाम्पल, जब पैंडेमिक का टाइम था, जब कोविड का टाइम था, है ना, तब क्या हुआ था? तब यही इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी हमारी इकोनॉमी में या देश की सारी इकोनॉमी में, वो रिड्यूस हो गई थी। इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिड्यूस होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो था कंट्रीज का ऑल ओवर द वर्ल्ड, या तो रुक गया था या बहुत कम हो गया था। क्योंकि खर्चा हो नहीं रहा था, कोई स्पेंड कर नहीं रहा था, देयर वाज नो, यू कैन से नो अमाउंट, नो गुड अमाउंट ऑफ कंजम्पशन अराउंड द कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो गया था। टाइट मॉनेटरी, टाइट मनी सप्लाई टाइट हो गई थी। टाइट का मतलब क्या होता है? कि आपके हाथों में पैसा कम था, बैंक्स में पैसा कम था, जिसकी वजह से पैसे की सर्कुलेशन जो थी वो कम हो गई थी। अब पैसे की सर्कुलेशन कम होने को हम उधर से एक और टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, विच इज वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, मनी की वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मनी? या फिर वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, तो उसका मतलब क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। मनी किस तरह से सर्कुलेट कर रही है? मनी सर्कुलेशन, मनी किस तरह से आपकी इकोनॉमी में घूम रही है, उसकी स्पीड को, द स्पीड एट विच मनी मूव्स थ्रू द इकोनॉमी, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ मनी। क्या है? स्पीड एट विच मनी मूव्स। कहाँ मूव करती है? इकोनॉमी में। तो मैंने आपको अभी बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री की ज्यादा होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा है या नहीं है, उसको कैसे मेजर किया जाता है? उसको वन ऑफ द, नॉट नॉट द ओनली क्राइटेरिया, बट वन ऑफ द क्राइटेरिया इज वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। आपकी इकोनॉमी में कितनी स्पीड से जो है मनी मूव कर रही है, मनी सर्कुलेट कर रही है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से हाउ मेनी टाइम्स एक करेंसी जो है वो स्पेंड कर रहे हैं आप इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक
आपके पास 100 रुपी का नोट है, ठीक है, आपके पास 100 रुपी का एक नोट है, ठीक है, आपके पॉकेट में, आपने उसको यूज किया, सपोज यूज टू you use it, that currency note, 100 rupee currency note you use to buy, you can say, you can use the currency note, 100 रुपए में क्या आएगा, you can use it to buy a, let's say, chocolate, ठीक है, चॉकलेट लेते हैं आप 100 रुपए का एक, ठीक है, अब वो जो चॉकलेट आपने लिया जिस शॉप से लिया, ठीक है, दैट 100 रुपी नोट जो आपने शॉप से लिया, वो शॉपकीपर जो है यूजेस उसी 100 रुपी नोट को जो आपने दिया उसको, ठीक है, उसको यूज करता है टू बाय, यू कैन से, ग्रोसरी, अपने घर के लिए। आपने एक चॉकलेट लिया, शॉपकीपर को 100 रुपए दिए, उस सेल से जो 100 रुपए उसको सेल उसने इकट्ठी की शाम को, उससे वो अपने घर की सब्जियां ले आता है, ग्रोसरी ले आता है, कुछ सामान ले आता है घर का, ठीक है। इसके बाद जो ग्रोसरी वाला, जो ठेले वाला जिससे सब्जी लाई उसने, यू कैन से वेजिटेबल्स लाई, दैट वेंडर जिसे सब्जी लाई, वो इसी 100 रुपए को अपना बिल पे करने के लिए यूज करता है, यूजेस इट टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना। इसी 100 रुपए से उसने अब, जो ठेले वाला था जिससे आपने, उस शॉपकीपर ने सब्जी लाई, उस ठेले वाले ने उस 100 रुपए से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, ठीक है। इसी तरह से ये 100 रुपए का नोट जो है विल कीप ऑन मूविंग इन द इकोनॉमी, ईच टाइम जब भी ये 100 रुपए का नोट जो है, 100 रुपी नोट जो है, 100 रुपी नोट जो है चेंजेस हैंड्स, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा, ठीक है। हर जितनी बार वो हाथ अपना, वो नोट अपना हाथ बदलेगा ना, जितने हाथों में जाएगा, दैट विल कंट्रीब्यूट, दैट action of changing hands will contribute to the velocity of money, contribute to the velocity of money, हर बार वो velocity of money को बढ़ाता जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना मनी सर्कुलेशन की। velocity of money इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक, मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन करने के, एक इकोनॉमी के इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करने का, उसके लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी का देखने के लिए वो हमें हेल्प करता है, ठीक है। इट velocity ऑफ मनी किस चीज के लिए हेल्प करता है, हेल्प्स टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी इकोनॉमी में कितनी, किस किस लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, वेलोसिटी ऑफ मनी की, ठीक है। आई थिंक आई नीड अनदर पेज हियर, जस्ट अ मिनट, हम एक पेज ऐड करते हैं यहाँ पे, जी, यस, इसको रिमूव करते हैं, जस्ट अ मिनट, यस। तो वेलोसिटी ऑफ मनी किस चीज के लिए हेल्प करती है, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी इकोनॉमी में किस तरह, किस लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज डिटरमाइंड, उसको जानने के लिए हम वेलोसिटी ऑफ मनी को देखते हैं। तो अब हम इसको देख रहे हैं, अगर ये हमें जरूरत पड़ रही है तो ऑब्वियसली इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ मनी का, है ना। अगर हम इसको इंपॉर्टेंट मेजर बता रहे हैं कि इट इज एन इंपॉर्टेंट मेजर, तो इसका ऑब्वियसली एक फॉर्मूला होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मनी का देयर इज अ फॉर्मूला जिसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ
मनी को कैलकुलेट करने का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है, विच इज जीडीपी एट द एंड, ठीक है, और अमाउंट ऑफ मनी जो सर्कुलेशन में है, द मनी सप्लाई, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन सर्कुलेशन, उन दोनों को अकाउंट में लेती है। हायर वेलोसिटी ऑफ मनी, जितनी ये वेलोसिटी ऑफ मनी ज्यादा होगी, हायर द वेलोसिटी ऑफ मनी, हायर द वेलोसिटी ऑफ मनी, अगर यू कैन से obviously higher will be the economic activity in the economy, ठीक है। इसको एक और तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं, ये तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ मनी ज्यादा होगी तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमी में ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन एक और तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, अ हायर वेलोसिटी ऑफ मनी सजेस्ट्स व्हाट, अगर वेलोसिटी ऑफ मनी हायर है तो वो क्या सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है कि सेम अमाउंट ऑफ मनी, जो एक सेम 100 रुपए का ही नोट है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, वही 100 रुपए का नोट बार बार हर बार ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा है, तो सेम अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग यूज्ड, वही सेम अमाउंट ऑफ मनी बार बार यूज किया जा रहा है टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज, मोर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एट द एंड क्या होगा, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एक जगह पे वेलोसिटी ऑफ मनी सपोज कम है, मतलब वहां पे वो नोट, एक 100 रुपए का नोट है ना, एग्जाम्पल को लेके चलो, वेलोसिटी ऑफ मनी कम है, तो वहां पे 100 रुपए का नोट कम बार यूज हुआ है, इट इज सपोज यूज 10 टाइम्स, वेयर एज जहां पे वेलोसिटी ऑफ मनी ज्यादा है, वहां पे वही नोट इज यूज्ड मच मोर नंबर ऑफ टाइम्स। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप अपनी उस नोट को यूज करोगे, उतना ज्यादा आपका वेलोसिटी ऑफ मनी होगा, उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी, व्हेन मनी इज चेंजिंग हैंड्स क्विकली, जब मनी अपना हाथ, जितने हाथों से निकलेगा वो तेजी से निकलेगा, ठीक है, व्हेन मनी इज चेंजिंग हैंड्स क्विकली, वो सजेस्ट करता है कि देर इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी which is taking place in an economy, people are spending more, people are spending more money, और अगर यही प्रोसेस स्लो होगा, अगर यही नोट जो है हाथ बदल रहा है बट स्लो पेस के साथ, तो वो सजेस्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, लोग अपने पास पैसा रख रहे हैं, उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी इकोनॉमी में। अब इसके बाद देयर आर फ्यू फैक्टर्स, फैक्टर्स हैं वेलोसिटी ऑफ मनी के, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी के कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, उसका लेवल जो है, द नंबर ऑफ टाइम्स जो वो चेंज कर रही है अपने हैंड्स, दैट यूनिट ऑफ मनी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो डिपेंड करता है कुछ चीजों पर। क्या फैक्टर्स हैं, सबसे पहला फैक्टर तो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि ये कैसे इफेक्ट करेगा मन वेलोसिटी ऑफ मनी को, तो जो पुअर पीपल हैं, जिनके पास मनी ज्यादा नहीं है, दे हैव लेस अमाउंट ऑफ मनी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देयर इज पुअर एंड देन देयर इज रिच। तो पुअर है जो, जिसके पास, जिसकी सपोज कीजिए कोई बिलो पॉवर्टी लाइन के एक तबका है, एक बिलो पॉवर्टी लाइन का बीपीएल तबका है, उनकी रोज की कमाई समझिए 100 रुपए 200 रुपए है, तो वो रोज की जो कमाई करेंगे, उनको खाना है ऑब्वियसली, दे हैव टू सर्वाइव, एंड टू सर्वाइव दे हैव टू ईट, और वो खाने के लिए उनको, वो अपने पास जो रोज की दिहाड़ी उनकी बन रही है 100 200 रुपए, उनको उसको खर्च करना है। सो दे, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ मनी पुअर लोग होते हैं, वहां पे वेलोसिटी ऑफ मनी इज मोर, क्योंकि वो इमिडिएटली यूज कर देते हैं अपनी मनी को, और इमिडिएटली कैसे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर आज उन्होंने 100 रुपए कमाया तो आज शाम को उनको खाना है, दे स्पेंड 100 रुपी। सो मनी
in the hands of poor has a higher velocity. अगर गरीब के पास पैसा है तो उस पैसे की वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेयर एज रिच के केस में यही वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो कम होती है। वो कम कैसे होगी? आप 500 रुपए, मैंने आपको बताया कि गरीब 100 रुपए एक दिन का कमा रहा है, आपकी सपोज कीजिए मंथली इनकम है 1 लाख 2 लाख, ठीक है, मंथली, चलिए 1 लाख रखिए, ठीक है। तो 1 लाख का 1 लाख आप कंज्यूम तो करेंगे नहीं एक महीने में, बिकॉज देर इज अ फाइनाइट अमाउंट विच कैन बी कंज्यूम्ड, है ना। चाहे आप, जो इंसान 20,000 रुपए कमा रहा है या 50,000 रुपए कमा रहा है, वो भी उतना ही कंज्यूम करेगा एक लेवल के बाद जितना 1 लाख वाला करेगा, ठीक है। एक लेवल के बाद देर इज एन इक्वालिटी, क्योंकि आप अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, कल को आप 1 करोड़ कमाएंगे, तो आप 1 करोड़ का 1 करोड़ थोड़ी कंज्यूम कर लेंगे, ऑब्वियसली, ठीक है। एक अमाउंट के बाद यू कैन नॉट कंज्यूम द होल ऑफ योर इनकम, ठीक है। तो जब आपकी कंजम्पशन फाइनाइट है, लेकिन आप कमा रहे हैं जो द अमाउंट दैट यू आर अर्निंग गेट्स मोर एंड मोर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज नॉट स्पेंट, वो सेव हो जाएगा, या तो सेव होगा या इन्वेस्ट होगा। वो इतनी जल्दी अपने हैंड्स, वो अमाउंट ऑफ मनी वोंट बी चेंजिंग दैट, वेलोसिटी वहां पे कम हो जाएगी। तो रिच के पास वेलोसिटी ऑफ मनी कम होती है, पुअर के पास वेलोसिटी ऑफ मनी हायर होती है, ठीक है। पहला तो ये आ गया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड इसका क्या है? बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल क्या होती है कि हमारा ये टाइम होता है, ठीक है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तो कभी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कभी हमारे जो इकोनॉमी में बूम आता है, कभी रिसेशन आता है, कभी फिर से रिकवरी आती है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है, पिछले किसी क्लास में तो बताया मैंने आपको, है ना। एक सेकेंड, हाँ जी, ये मैंने पिछली किसी क्लास में तो, ओ शिट, ओप्स, सॉरी जी, ये मैंने पिछली किसी क्लास में तो बताया आपको कि किस तरह से जो इकोनॉमी है वो बूम में होती है, रिकवरी में होती है, ठीक है। तो जो बूम होता है ना, वो पीरियड होता है इकोनॉमी का, जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटी वो काफी ज्यादा होती है। यू कैन से दिस इज पीरियड ऑफ बूम, ठीक है, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोग स्पेंड कर रहे हैं, ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है इकोनॉमी में। तो बिजनेस साइकिल में जब बूम का पीरियड होता है ना, या कभी फेस्टिवल का पीरियड होता है, फेस्टिवल को आप कह सकते हैं इट इज अ पीरियड ऑफ बूम। फेस्टिविटीज का जब पीरियड होता है, या फिर यू कैन से आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी जब काफी ज्यादा होती है, तो उस समय क्या होता है? उस समय वेलोसिटी ऑफ मनी हायर होता है। वेलोसिटी ऑफ मनी इज हायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। फेस्टिवल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, फेस्टिवल है तो आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, हर कोई पैसा स्पेंड कर रहा है, everyone is spending money, everyone is buying gifts, everyone is buying utilities, हर कोई अपने घर के लिए सामान ले रहा है, रिश्तेदारों के लिए सामान ले रहा है, तो velocity ऑफ मनी हर कोई उस समय आपके क्या कहते हैं, ऑफर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो हर इवन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार और अ बाइक इन अ ईयर, तो आप दिवाली का वेट करेंगे, क्रिसमस का वेट करेंगे कि उस समय ऑफर्स आ जाएंगे, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तो हम उस समय ये खरीद लेंगे, ठीक है। तो वो सब क्या होता है? वो सब उस समय वेलोसिटी ऑफ मनी हायर हो जाता है फेस्टिविटीज के टाइम पे, बूम के टाइम पे, बिजनेस साइकिल। ओके, उसके बाद द थर्ड फैक्टर विच वी हैव इज डेवलप्ड कंट्रीज। व्हाट? डेवलप्ड कंट्रीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज की जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो हायर होती है एज कंपेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में देयर वी हैव हायर वेलोसिटी ऑफ मनी। उसका कारण क्या है? व्हाई? बिकॉज उनका जो स्पेंडिंग पैटर्न है और कॉन्फिडेंस जो है गवर्नमेंट में, वो सोशल सिक्योरिटी का जो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस है ना, वो बना रहता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रीजन लिखवा देता हूँ मैं ताकि आपके नोट में रहे। बिकॉज वहां पे
हायर स्पेंडिंग पैटर्न होता है। स्पेंडिंग पैटर्न इज हायर। यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे लोग कम खर्च इसलिए करते हैं ताकि कल के लिए सेव कर सकें। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों की सेविंग जो है, सेविंग हैबिट्स जो हैं वो कम होती हैं, वो लो होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा होता है डेवलप्ड कंट्रीज में कि अगर कल को मेरी जॉब चली जाती है या मेरे पास पैसा नहीं होता तो मेरे को गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर देगी। ठीक है, गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स चलती है, सोशल सिक्योरिटी है गवर्नमेंट के पास। सो हायर स्पेंडिंग पैटर्न विच इज ड्यू टू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो, कॉन्फिडेंस किस वजह से आता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बेरोजगारी भत्ता जिसको हम कहते हैं, कि अगर आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं तो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ मदद की जाएगी। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ओल्ड एज में मदद की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफी रिसोर्सेज हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है। सो इस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज में वेलोसिटी ऑफ मनी ज्यादा होती है। सो आई होप यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और मनी सप्लाई जो हमने किया, उसमें हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स अभी आगे जाके पढ़ेंगे। तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज, हमने यहाँ पे मेजर ऑफ मनी सप्लाई देखना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैंने आपको दो चीजें बतानी है, डिपॉजिट्स और एनडीटीएल विच इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए हम इन दो चीजों को पहले समझते हैं। डिपॉजिट्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं। जो आप और मैं बैंक में पैसे अपने जमा करते हैं किसी भी तरीके से, उन्हें डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है। तो डिपॉजिट्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं। कौन सी दो तरह के होते हैं? एक होते हैं आपके टाइम डिपॉजिट्स, और दूसरे होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। तो टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? टाइम डिपॉजिट, आप जब डिपॉजिट करते हो अपनी मनी, अपना पैसा बैंक में, तो टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ डिपॉजिट, जहां पे मनी जो डिपॉजिट की जाती है बैंक में वो फिक्स्ड पीरियड के लिए डिपॉजिट की जाती है। फिक्स्ड मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इन द बैंक। ठीक है। जो फिक्स्ड पीरियड है ना, उसको, उससे पहले आप उस मनी को निकाल नहीं सकते। ठीक है। अगर आपको निकालना है तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। दिस मनी कांट बी विड्रॉन, कांट बी विड्रॉन विदाउट पेइंग अ पेनल्टी। मतलब अगर आप उसको टाइम से पहले निकालते हैं तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उसके बिना आप उसको फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम से पहले नहीं निकाल सकते, बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते। इसकी सिंपल एग्जांपल एफडी, फाइनेंशियल, ये आपका जो आप एफडी करते हैं उसको हम टाइम डिपॉजिट्स कहेंगे, क्योंकि उसको आप एक पीरियड से पहले नहीं निकाल सकते। उसके ऊपर एक रेट ऑफ रिटर्न, आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है एफडी में। और अगर उसको आप एफडी को पहले तोड़वा लेते हैं, पहले आप उसको एफडी को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसमें से कुछ डिडक्शंस होती हैं, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। ठीक है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक, पहले मैं आपको बताता हूँ, इट इज नॉट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। पहली बात तो, डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड दे कैन बी विड्रॉन। उसको आप कभी भी निकलवा सकते हैं, कैन बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट, कभी भी निकलवा सकते हैं एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या आप लिखें एट एनी टाइम, किसी भी टाइम आप निकलवा लीजिए विदाउट एनी प्रायर नोटिस। आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाएं, एटीएम कार्ड में, एटीएम मशीन में अपना एटीएम कार्ड स्वाइप करें और आपको वो पैसा मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो होता है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट यूजुअली क्या होता है, आमतौर पे लोअर होता है एज कंपेयर टू टाइम डिपॉजिट्स।
एज कंपेयर टू टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप लिख लीजिए एफडी, इसकी एग्जांपल आप लिख लीजिए सेविंग्स अकाउंट। आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में, आप कभी भी जाके पैसा निकलवाइए, आपको कोई बताने की जरूरत थोड़ी है कि मैं पैसा निकलवाने वाला हूँ। आप एटीएम से निकलवाएं या आप बैंक में जाके उनका वो स्लिप जो है वाउचर भर के आप अपना निकाल सकते हैं पैसा। इसमें क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट रेट लोअर क्यों होता है, क्योंकि ये मनी बैंक पूरी तरह से यूज नहीं कर सकता। ठीक है, बैंक को पता है कि कल को आप पैसा वापस लेने आ जाएंगे, बैंक के पास गारंटी तो है नहीं कि कितनी देर के लिए सेविंग अकाउंट जो है उसमें पैसा पड़ा रहेगा। लेकिन टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि बैंक को गारंटी है कि इस बंदे ने 1 साल की एफडी कराई है या 6 महीने की कराई है या 2 साल की एफडी कराई है। तो देर आर हाई चांसेस, आई एम नॉट सेइंग कि पूरे चांसेस हैं, कोई किसी को पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो वो एफडी अपनी टाइम के पहले प्री मेच्योरली भी विड्रॉ कर सकता है एफडी का पैसा। लेकिन उसमें क्या है, देर आर हाई चांसेस कि वो पैसा, जो डिपॉजिटर है वो पैसा, टाइम डिपॉजिट का पैसा पहले नहीं निकालेगा। तो इसमें क्या होता है, इस पैसे को बैंक यूज कर अच्छे से यूज कर सकता है, लोन दे सकता है इस पैसे से, इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी ल्यूक्रेटिव बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में। तो इसलिए इस पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप अपना पैसा एफडी में डालें ताकि बैंक उसको यूज कर सके, इसलिए वहां पे आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट्स। सो दैट इज ऑल अबाउट डिपॉजिट्स। इसके बाद आता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। जब आप अपना डिमांड डिपॉजिट करते हैं या टाइम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, जब ये वाले डिपॉजिट्स करते हैं तो आपने अगर डिपॉजिट किया तो बैंक ने आपको पैसा तो देना है ना वापस। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि बैंक कल को आपको कहेगा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो जब आपको बैंक पैसा देने के लिए बाधित है मतलब इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक, बैंक को देना है आपको पैसा, तो वो उस समय पे लाइबिलिटी है बैंक की, आपका पैसा बैंक के लिए लाइबिलिटी है। तो डिमांड डिपॉजिट के लिए डिमांड लाइबिलिटी बनती है, टाइम डिपॉजिट के लिए टाइम लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, अब हमने देखनी है कि नेट लाइबिलिटी क्या है, एनडीटीएल। इट इज एन इंपॉर्टेंट, यू कैन से एग्रीगेट, जब हम डिस्कस करेंगे आगे मनी एग्रीगेट्स, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इट। तो पहले तो डिमांड लाइबिलिटीज। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा आपका, वी हैव डिमांड लाइबिलिटीज एंड देन वी हैव टाइम लाइबिलिटीज। अब डिमांड लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं बैंक की जो जब कंज्यूमर या जब डिपॉजिटर डिमांड करेगा उनको वो पे करनी पड़ेगी, मतलब दीज आर पेबल ऑन डिमांड। मैं अपनी सेविंग्स अकाउंट आज डिमांड करूं उससे पैसा निकालने का, या कल डिमांड करूं, या 10 दिन बाद डिमांड करूं, 1 महीने बाद डिमांड करूं, तो वो जब भी मैं डिमांड करूंगा तो वो पे बैंक को पे करना पड़ेगा। सो इट इज पेबल ऑन डिमांड। मेरे डिमांड करने पे बैंक को वो लाइबिलिटी पे करनी है। जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बिजनेसेस जो हैं वो करंट अकाउंट होल्ड करते हैं। ठीक है, सो द लाइबिलिटीज विच आर पेबल ऑन डिमांड, मैं जब भी डिमांड करूंगा, मेरी मर्जी है, आज करूं 10 दिन बाद करूं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, मैंने आपको ये सारी एग्जांपल्स दे दी। दीज आर द लाइबिलिटीज विच यू कैन से डिमांड लाइबिलिटीज। ठीक है, मैंने जब डिमांड करना है आपने पूरा करना है बैंक को। टाइम लाइबिलिटीज क्या है, दीज आर time liabilities. On the other hand, these are those liabilities which are payable after a certain period of time। मतलब ये मैं अपनी डिमांड से नहीं ले सकता, ये मैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही निकलवा सकता हूँ। वही जो मैंने आपको बताया, एफडीज, फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट्स, आरडी, एफडी, तो वो टाइम लाइबिलिटीज है। ठीक है, वही ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे हमने डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, वहां पे हमने
जो कस्टमर है बैंक का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, यहाँ हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जब आप पैसा जमा करा रहे हैं, आपके लिए वो डिपॉजिट है, आपने वो डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक को आपको वो वापस करना है, इसलिए बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। बैंक को आपको अगर उसी डिमांड पे आपको वापस करना है, जैसे ही आप डिमांड करें तो वो बैंक के लिए डिमांड लाइबिलिटी है। लेकिन अगर वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको वापस करना है बैंक ने, तो बैंक के लिए टाइम लाइबिलिटी है। ठीक है। इसके बाद आता है एनडीटीएल क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या है। इट इज द सम टोटल, एनडीटीएल इज इक्वल टू सम टोटल, मतलब इन दोनों का जो टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज हैं, इनका टोटल जो है, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। सम टोटल ऑफ डिमांड लाइबिलिटीज एंड टाइम लाइबिलिटीज, इन्हीं को जब हम प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, दैट वुड बी एनडीटीएल। ठीक है। टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक दैट आर हेल्ड बाय द पब्लिक, उसे हम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कहेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद हम आते हैं आज के अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। विच इज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई हमने पढ़ा, मनी सप्लाई के हमने वेलोसिटी ऑफ मनी देखा, हमने दो चीजें देखी, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज या डिपॉजिट्स। तो इसके बाद जो मेन जिसके लिए हम ये पढ़ रहे थे, जो मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, दैट इज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। हमने ये तो देख लिया मनी सप्लाई क्या होता है, उसको मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है। तो इंडिया में ना, इन इंडिया वी हैव फोर मेन एग्रीगेट्स या मेजर्स। ठीक है। जिससे हम मनी सप्लाई को नापते हैं, ठीक है, या ट्रैक करते हैं। और ट्रैक करता कौन है इसको, ट्रैक बाय आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इसको ट्रैक करता है। इन मेजर्स को क्या बोला जाता है, दीज मेजर्स और दीज एग्रीगेट्स, इनको बोला जाता है M1, M2, M3 एंड M4। इसके बाद एक M0 भी आता है, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है M1, इसको हम कहते हैं नैरो मनी, इसको नैरो मनी भी बोला जाता है, M1 और नैरो मनी। तो व्हाट इज दिस M1 और नैरो मनी। तो ये नैरोएस्ट मेजर है मनी सप्लाई का। ठीक है। सबसे छोटा वाला। इट इंक्लूड्स मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, मोस्ट लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी। जो मनी में सबसे लिक्विड फॉर्म की जो मनी होगी ना, उसमें M1 नैरो मनी आएगी। ठीक है। व्हाट इज इट इक्वल टू, इसमें आता क्या क्या है, इसमें आता है करेंसी विद पब्लिक, जो करेंसी पब्लिक के पास है अभी। ठीक है। इकोनॉमी में जो करेंसी है पब्लिक के पास, दैट प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। इसीलिए मैं आपको ऊपर पढ़ा रहा था डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ठीक है। ताकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो डिमांड डिपॉजिट्स मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। टाइम डिपॉजिट्स मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो करेंसी जो पब्लिक के पास है वो, प्लस डिमांड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बैंक्स के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, नॉट टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, प्लस अदर डिपॉजिट्स, जो और तरह के डिपॉजिट्स हैं, विद आरबीआई। किसके साथ, आरबीआई के साथ। यहाँ पे ये जो बैंक्स हैं ये कमर्शियल बैंक्स हैं, ये जो बैंक्स हैं ये आरबीआई है। ठीक है। तो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में क्या क्या आ जाता है कि आप सोच रहे होंगे व्हाट आर दीज अदर डिपॉजिट्स। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा नोट लिख के दे देता हूँ। अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है कि यू कैन से बैलेंसेस जो फॉरेन सेंट्रल बैंक के होते हैं। ठीक है। बैलेंसेस इन balances in accounts of foreign central banks। ठीक है। फॉरेन के भी तो सेंट्रल बैंक्स है ना, उनमें भी हमने कुछ बैलेंसेस रखे हुए हैं। ठीक है। उन बैलेंसेस को हम आपका अदर डिपॉजिट्स में काउंट करते हैं। ठीक है। उनकी गवर्नमेंट्स के साथ जो हमारे बैलेंसेस हैं उसको भी हम इसी में काउंट करेंगे। ठीक है। अकाउंट्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, अकाउंट्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, जैसे कि आईएमएफ है,
उनके बैलेंसेस को हम इसमें डिपॉजिट्स में काउंट करते हैं। और डिपॉजिट्स ऑफ क्वासी गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिपॉजिट्स ऑफ क्वासी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट मतलब जो पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है लेकिन जिनको जो दूसरी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए, जैसे जो बैंक तो नहीं है लेकिन फाइनेंस को हैंडल करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी सेबी है, ईपीएफओ है, ठीक है। उस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके। तो M1 जो मैंने आपको बताया दैट इज नैरो मनी, ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म है मनी का, जिसमें पूरी तरह से लिक्विड, लिक्विड मैंने आपको ऊपर बताया हुआ, ठीक है, पहले क्लासेस में, जिनको आप रेडिली यूज कर सकते हो जिस मनी को, दैट इज लिक्विड मनी। तो नैरो मनी में कंपोनेंट्स क्या क्या ऐड होते हैं M1 में, दोज आर करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक के पास करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसमें डिमांड डिपॉजिट्स आया, टाइम डिपॉजिट्स नहीं आया, क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स जो है वो उसको आप कुछ समय के बाद ही यूज कर सकते हो, रेडिली अभी इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते। क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स में क्या है कि कुछ 6 महीने के हैं, कुछ 1 साल के बाद मैच्योर होंगे, कुछ 2 साल के बाद, कुछ 10 साल के बाद मैच्योर होंगे। तो टाइम डिपॉजिट्स लिक्विड नहीं है, इसमें सिर्फ मोस्ट लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी आती है। डिमांड डिपॉजिट्स मोस्ट लिक्विड इसलिए हैं क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं वो मोस्ट लिक्विड हैं, बिकॉज आपको अगर अभी पैसे की जरूरत है, आप अभी एटीएम जाएं और अपने डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकाल लें एटीएम यूज करके। सो दैट इज हाईली लिक्विड। करेंसी विद पब्लिक इज हाईली लिक्विड, जो कैश है पब्लिक के पास, जो करेंसी है पब्लिक के पास, हाईली लिक्विड, अभी के अभी आप यूज कर सकते हैं। और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई आर हाईली लिक्विड, क्योंकि उसको आरबीआई इमिडिएटली यूज कर सकता है। सो दीज थ्री कंपोनेंट्स कम अंडर नैरो मनी M1। हम मॉनेटरी पॉलिसी, हम अपनी इकोनॉमी में जब मेजर करते हैं मनी सप्लाई को, तो M1 इज द मोस्ट लिक्विड नैरो मनी इसे कहते हैं, जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। इसके बाद आता है M2, द सेकंड मेजर इज M2, ठीक है। ये एक ब्रॉडर मेजर है, ठीक है। ब्रॉडर मेजर मतलब इसमें और ज्यादा तरह की चीजें आती है, ठीक है, इट इज ब्रॉडर। अच्छा, इधर मैं ब्रॉडर लिखूंगा नहीं क्योंकि एक ब्रॉडर मनी, ब्रॉड मनी क्या क्या आता है आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सो लेट्स कीप इट असाइड फॉर दैट। तो ये ब्रॉडर मनी है, ये एक उस M1 से बड़ा जो कहते हैं हम मेजर है, ठीक है, ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि ये M1 के कंपोनेंट्स इसमें आते, इसमें M1 के तो कंपोनेंट्स आते ही आते हैं, M1 तो आता ही है पूरा का पूरा, प्लस इसमें सेविंग्स आती हैं, सेविंग्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स आते हैं, एक सेकंड, सेविंग डिपॉजिट्स आते हैं किसके, पोस्ट ऑफिस के, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स आते हैं अलोंग विद M1, मतलब M1 के कंपोनेंट्स तो सारे आएंगे ही आएंगे, उसके साथ सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का भी आएगा, है ना। इट इज समवॉट लेस लिक्विड फॉर्म। M1 हाईली लिक्विड है, M2 उससे कम लिक्विड है, M3 उससे कम लिक्विड है, ऐसे करते करते लिक्विडिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो M1 हाईली लिक्विड है वो तो आ गया, उसके साथ सेविंग डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस के साथ है उसको भी आप जब M1 में डालेंगे तो आपका M2 बन के आ जाएगा। इट इज स्लाइटली, यू कैन से इट इज द M2 जो हमारे पास है, इट इज सम लेस लिक्विड, और यू कैन से स्लाइटली लेस लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, M1 से थोड़ा लेस लिक्विड है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया M2 में आता क्या क्या। इसके बाद जो हमारा तीसरा एग्रीगेट है दैट इज M3। M3 को हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉड मनी, ठीक है। ये और ब्रॉड, ये और इसका विस्तार हो जाता है, ये और ज्यादा बड़ी हो जाती है मनी, ठीक है। और इसमें लिक्विडिटी जो है वो और कम हो जाती है। इवन ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें पूरा का पूरा M1 आएगा, M1 के सारे कंपोनेंट्स आएंगे, प्लस ऊपर सेविंग डिपॉजिट्स थे,
ऊपर हमने टाइम डिपॉजिट्स नहीं देखे थे, ऊपर हमने डिमांड डिपॉजिट्स देखे थे। लेकिन यहाँ पे आपके आ जाएंगे टाइम डिपॉजिट्स भी, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, नॉट पोस्ट ऑफिस बट बैंकिंग सिस्टम। बैंक के साथ जो आपके टाइम डिपॉजिट्स हैं उनको जब आप M1 में इंक्लूड करोगे तो आपका M3 आएगा। M1 में क्या था? M1 में वी हैड डिमांड डिपॉजिट्स, इसलिए वो लिक्विड था। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स तो M1 में है ही है, लेकिन टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड जब हम बैंकिंग सिस्टम के उसमें कर देंगे तो वो हमारा M3 आ जाएगा, M3 निकल के आ जाएगा। ये ब्रॉड ब्रॉड इसलिए है, इट इज ब्रॉडर। इसको ब्रॉड या ब्रॉडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट्स बैंक के ऐड हो जाते हैं। ठीक है, M1 के साथ साथ टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड हो जाते हैं। गॉट इट? दैट इज M3। M3 के बारे में आपको एक चीज जानने की क्या है कि M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। यूज सबसे ज्यादा मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेजर, दैट इज M3। और इसको मेजर किया किसके लिए जाता है, क्या करने के लिए? फॉर फ्रेमिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए इंडिया में जो मेजर यूज किया जाता है सबसे बड़ा, दैट इज M3। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। नाउ कम्स द लास्ट वन which is M4। M4 में क्या आता है? ठीक है, अब आपको पता है, मैंने कहा था जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे बड़े होते जाएंगे मेजर्स। तो M4 इज द ब्रॉडेस्ट। ठीक है, ये सबसे बड़ा मेजर है। मतलब बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें काफी अ, सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं मोस्टली। ठीक है, M4 में M3 तो आएगा ही आएगा। M3 मतलब ऊपर वाला ब्रॉड मनी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस ऑल डिपॉजिट्स, सारे के सारे डिपॉजिट्स किसके? विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक है उसके जो सारे के सारे डिपॉजिट्स हैं वो M3 में जब इंक्लूड हो जाएंगे तो वो M4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कभी कभी एक MCQ बन जाता है कि इसमें क्या नहीं आएगा। इट विल एक्सक्लूड नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। वो पोस्ट ऑफिस वाला जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। जो NSC होता है ना, ये इनको इसलिए एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि ये डिमांडेबल होते हैं और ये डिमांडेबल नहीं होते, दे आर नॉट डिमांडेबल और विड्रॉबल। इनको निकाला नहीं जा सकता। दीज आर लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनको यूज किया ही नहीं जा सकता रेडली फॉर एज मनी। ठीक है, तो ये मनी सप्लाई में इसको काउंट करते ही नहीं है। ओके, इसलिए इसको यहां से, बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं इसलिए इसको यहां से निकाल दिया जाता है। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये M4 होता है। दिस इज द ब्रॉडेस्ट, आई वुड लाइक टू एड इट हेयर, ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई। क्योंकि देखो ना, इसमें मोस्टली सब कुछ आ गया है ना। तो इट इज ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, क्योंकि इसमें M3 तो आता ही आता है और साथ में पोस्ट ऑफिस के भी सारे डिपॉजिट्स आ जाते हैं। और M3 में क्या आ गया? M3 में बैंक के सारे डिपॉजिट्स आ गए, क्योंकि M3 में M1 है। M1 में बैंक के सारे डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। और जब हमने डिमांड डिपॉजिट्स के साथ टाइम डिपॉजिट ऐड कर दिए बैंक के, तो बैंक के तो सारे डिपॉजिट्स आ गए, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विच इज M3। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पे। M1 मैंने आपको बताया, M3 में M1 है। M1 में डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक के, डिमांड डिपॉजिट्स के साथ हमने टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड कर दिए बैंक के, तो बैंक तो पूरा का पूरा आ गया। डिमांड डिपॉजिट्स भी टाइम डिपॉजिट्स भी M3 में। तो M4 में M3 तो है ही है ऑलरेडी, मतलब बैंक के डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स तो है ही है।
प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस भी आ गए। अब जब आपके पास सारे डिपॉजिट बैंक के आ गए प्लस सारे डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के आ गए, तो आपका सबसे सब कुछ तो आ गया आपके पास। और M3 में M1 है, M1 में तो करेंसी विद पब्लिक भी है, जो पब्लिक के पास है वो भी तो आ गया। तो आपके पास ऑलरेडी सब कुछ आ गया। आरबीआई के अदर डिपॉजिट्स भी आ गए आपके पास, क्योंकि वो M1 में है। तो M1 plus time deposits is equal to M3, and M3 plus all deposits of post office is equal to M4, which is why it is known as the broadest measure of money supply। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है, दैट इज M0। इसको हम कहते हैं रिजर्व मनी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व मनी, ऑल्सो नोन एज बेस मनी। रिजर्व मनी और बेस मनी, also known as high powered money। high powered money, also primary money। प्राइमरी मनी, ये सब नाम है इसके, रिजर्व मनी के। प्राइमरी मनी। अच्छा, ये होता क्या है? व्हाट इज रिजर्व मनी? इसको हम ना, यहाँ पे मेरे पास स्पेस बचा नहीं है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट प्रिटी वेल हियर। इसके लिए एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है? Let us add another page for this। हम्म। ठीक है, तो ये रिजर्व मनी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नीचे करूंगा इसको यहाँ पे। रिजर्व मनी होता क्या है, क्योंकि ऊपर मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था नहीं। सो लेट्स सी। रिजर्व मनी के मैंने आपको नाम बताए। M0 बोला जाता है इसको, प्राइमरी मनी बोला जाता है, हाई पावर्ड मनी, प्राइमरी मनी, बेस मनी कहा जाता है इसको। तो व्हाट डज इट रेफर टू? ये है क्या? इट इज मोस्ट लिक्विड, मोस्ट लिक्विड, ठीक है, फॉर्म ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। ठीक है, हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड्स व्हाट? इंक्लूड्स ऑल करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी जो हमारी सर्कुलेशन में है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, एंड रिजर्व्स। कौन से रिजर्व्स? हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो हैं उसके साथ जितने भी रिजर्व्स हैं, प्लस और किसके? रिजर्व्स विद सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स के भी जो रिजर्व है वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। और सेंट्रल बैंक्स का, सेंट्रल बैंक तो एक ही होता है ना, आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक के रिजर्व, कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व, प्लस करेंसी इन सर्कुलेशन, इन सबको मिला के रिजर्व मनी बनता है। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो होल्ड करता है रिजर्व्स ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है, जिनको मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिजर्व मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है रिजर्व मनी का। रिजर्व फॉर्मूला क्या है? मतलब वही द कंपोनेंट्स दैट इट इंक्लूड्स, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस वी हैव बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो बैंक ने पैसा आरबीआई के पास रखा होता है वो। ठीक है, प्लस अदर
डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो इन तीनों को प्लस करके हाईली लिक्विड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारा आरबीआई के पास होता है पहले तो, और उसके बाद जो करेंसी सर्कुलेशन में है वो, ठीक है, उसे रिजर्व मनी कहते हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन रेफर्स टू जितने भी जो आपके कॉइन्स और बैंक नोट्स हैं जो इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें आ जाएगा करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है। जिसमें कि आपकी करेंसी पब्लिक की भी आएगी, ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, जिसमें पब्लिक की भी आएगी करेंसी, प्लस जो बैंक्स की साथ, बैंक्स के पास जो पैसा पड़ा है वो भी आएगा कमर्शियल बैंक्स के पास, ठीक है। बैंकर्स डिपॉजिट्स जो है आरबीआई में, वो क्या होते हैं, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, या हम आगे जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ये वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब बैंक जो होता है ना, अगर बैंक के पास 100 रुपया रिजर्व पड़ा है या 100 रुपया आपने जमा किया है बैंक के पास, तो बैंक उस 100 के 100 रुपए को यूज नहीं कर सकता है आगे अपने ऑपरेशंस के लिए या लोन देने के लिए। पूरा 100 रुपया नहीं कर सकते, उसको कुछ पैसा साइड पे रिजर्व रखना पड़ेगा आरबीआई के साथ या अपने पास। इस तरह की अलग अलग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ताकि कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब बैंक से डिपॉजिट्स को डिमांड करते हैं लोग, तो उस समय अगर सारा लोन दे देगा तो लोगों को फिर उनके पैसे कैसे लौटाएगा। तो उस चीज के लिए रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कुछ होती हैं, जहां पे जितना डिपॉजिट होता है बैंक के पास या जितनी करेंसी होती है उस सारी की सारी करेंसी को वो यूज नहीं कर सकता है बैंक। इट हैज टू कीप सम रिजर्व्स, वो कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं आरबीआई की फॉर कमर्शियल बैंक्स और अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो वो जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको कहते हैं हम बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, क्योंकि वो डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास बैंक रखेगा उसको हम इस वाले हेड के अंदर इंक्लूड करेंगे, बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई। करेंसी इन सर्कुलेशन मैंने आपको बताया, पब्लिक और बैंक्स के पास जो करेंसी है उसको हम करेंसी इन सर्कुलेशन बोलेंगे। और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो आरबीआई के पास कुछ और तरह के डिपॉजिट्स होते हैं वो भी रिजर्व मनी में इंक्लूडेड होते हैं। अब एवरी रुपी ऑफ M0, ठीक है, वो क्या करता है, वो सपोर्ट करता है क्रिएशन ऑफ सेवरल रुपीज ऑफ ब्रॉडर मनी, रिजर्व मनी, ठीक है। क्योंकि जो रिजर्व मनी है ना, M0 है, ठीक है। रिजर्व मनी वो क्रिएशन ऑफ जो ब्रॉडर मनी है ना उसको सपोर्ट करता है। कैसे? क्योंकि जब तक आपके पास रिजर्व मनी नहीं होगी, M0, जब तक आपके पास बेस मनी नहीं होगी, मैंने क्या बोला आपको, M0 या M0 इज बेस मनी। तो जब तक आपके पास बेस मनी नहीं होगी तब तक आप ब्रॉडर मनी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इट M0 सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ ब्रॉड मनी या ब्रॉडर मनी, ठीक है। तो दैट इज वाई रिजर्व मनी को हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। इसकी वजह से जो है आरबीआई ओवरऑल मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, इंप्लीमेंट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है बाकी अ, पूरे देश में या बाकी बैंक्स में। वो कैसे करता है, अब मैंने आपको बताया था ये हम मॉनेटरी पॉलिसी में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ कि ये कैसे होता है। कि सपोज कीजिए, या लेट मी एक्सप्लेन हियर, सपोज कीजिए बैंक, 1 मिनट, सपोज कीजिए ये बैंक है, ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक है, ये पब्लिक है या बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आता है डिपॉजिटर, जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे मैं, आप और मैं, हम लोग हैं। तो डिपॉजिटर ने 100 रुपए डाले बैंक में, बैंक के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। बैंक को आरबीआई कहेगा कि आप 100 के 100 रुपए पब्लिक को लोन नहीं दे सकते, लोन में नहीं दे सकते सारे के सारे पैसे, 100 रुपए लोन नहीं कर सकते। आपको इस 100 रुपए में से आरबीआई के पास 10 रुपए रखने पड़ेंगे। तो अब बैंक के पास कितना पैसा बचा, 10 रुपए दे के, बैंक के पास 10 रुपए देने के बाद बचा 90 रुपए, ठीक है। अब ये 90 रुपए को बैंक
लोन में दे सकता है। ठीक है, ये मैं आपको एक रूडिमेंट्री एक ऐ- ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली बट मैं आपको रूडिमेंट्री, काफी सारी और रेशियोज होती हैं। ठीक है, अब इस रिजर्व मनी से किस तरह से कंट्रोल किया जाता है मनी सप्लाई को। अब बैंक, आरबीआई बोलेगा सेकंड सिनेरियो कि बैंक, आजकल क्या हो गया है कि मनी सप्लाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है। मैंने क्या बताया था, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से सबके पास पैसा होगा तो इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगी, चीजों की कीमतें महंगी होंगी। ठीक है, तो आरबीआई कहेगा, आरबीआई क्या कहेगा बैंक को, एक सेकंड, हाँ जी, आरबीआई बैंक को कहेगा कि पब्लिक के पास पैसा बहुत हो रहा है, इस पैसे को कम करना है, इस पैसे को कम करना है। तो आरबीआई बोलेगा अब आपको जो 100 रुपए मिल रहे थे ना, जो 100 रुपए मिल रहे थे, अब उस 100 रुपए में से आपको 30 रुपए से हमारे पास रखनी है। ठीक है, तो अब बैंक के पास सिर्फ 70 रुपए हैं लोन में देने के लिए। पहले 90 थे, अब लोन में कितने जा रहे हैं, 70 रुपए जा रहे हैं। ठीक है, लोन में 70 रुपीज जा रहे हैं। तो रिजर्व मनी से, या जो रिजर्व मनी में मैंने आपको क्या बताया, बैंकर्स डिपॉजिट आते हैं ना, तो ये बैंकर का डिपॉजिट है आरबीआई के पास, ये बैंकर का डिपॉजिट है आरबीआई के पास। इस डिपॉजिट को बैंकर के, इस डिपॉजिट को आरबीआई ने बढ़ा दिया, इस रिक्वायरमेंट को आरबीआई ने बढ़ा दिया, रिजर्व मनी अपने पास रख ली। पहले 90 रुपए जा रहे थे, अब 70 रुपए जा रहे हैं। ब्रॉड मनी जो है, बैंक का जो डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड। यू गॉट इट, रिजर्व मनी की वजह से ब्रॉड मनी जो है, ब्रॉडर मनी जो है वो कम होगी। तो इस तरह से अ, अपनी रिजर्व रेशियोज को ऊपर नीचे करके जो आरबीआई है वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। पहले जहां 100 रुपए में से 90 रुपए मार्केट में जा रहे थे, इकोनॉमी में जा रहे थे, अब वहीं 100 रुपए में से 70 रुपए जा रहे हैं, क्योंकि 30 रुपए की रिजर्व रिक्वायरमेंट आरबीआई ने अपनी तरफ रख ली है ना, जिसकी वजह से हमारी ब्रॉडर मनी कम होगी। 70 रुपए आ गए अब। तो सिर्फ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ही नहीं होती, देयर आर मैनी अदर मेजर्स जहाँ जहाँ से आरबीआई जो है अपनी मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल कर सकता है। वो हम आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी की क्लासेस में देखेंगे कि कैसे होता है। बट दिस इज द मोटा मोटा, यू कैन से दिस इज द ब्रॉड आइडिया विच आई हैव ट्राइड टू गिव यू हियर, किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। गॉट इट। अब हम इसके बाद अपनी चीजों को आसान बनाने के लिए एक टेबल लेके आया हूं मैं। इस, ये आपने और भी काफी जगह देखा होगा, लेकिन लेट्स सी के यहाँ पे किस तरह से चीजें होती हैं। तो मैंने आपको M0 पढ़ाया, मैंने आपको M1 पढ़ाया, M2 पढ़ाया, M3 पढ़ाया, M4 पढ़ाया। अब हम देखते हैं कि करेंसी इन सर्कुलेशन, आई हैव टोल्ड यू करेंसी इन सर्कुलेशन में करेंसी विद पब्लिक आती है, करेंसी विद बैंक आती है। डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं, वो डिपॉजिट्स कुछ आरबीआई के साथ होते हैं, उस आरबीआई में बैंकर के डिपॉजिट आते हैं और बाकी डिपॉजिट्स भी आते हैं, आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। उसके बाद बैंक्स के साथ जो डिपॉजिट होते हैं उसमें डिमांड डिपॉजिट आते हैं, टाइम डिपॉजिट आते हैं, टोल्ड यू अबाउट इट। पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट आते हैं उसमें भी डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि M0, M1, M2, M3, M4 में किस तरह के डिपॉजिट्स और किस तरह की करेंसी यहाँ पे यूज होती है। लेट्स M0 में वी हैव करेंसी विद पब्लिक, M0 में आती है, M1 में आती है, M2 में M1 आता है, M3 में M1 आता है, M4 में M3 आता है। तो करेंसी विद पब्लिक तो इन सारे मेजर्स में होगी ना, करेंसी विद पब्लिक सब में होगी। ठीक है, करेंसी विद बैंक्स जो है, करेंसी इन सर्कुलेशन में आपको मैंने करेंसी विद बैंक्स बताया, वो सिर्फ M0 में होती है। यू डोंट हैव इन एनी अदर measure, you don't have currency with banks. Currency with banks is not included in any other measure than M0, other than M0। ठीक है, सेम बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, वो भी सिर्फ M0 में काउंट होगा और किसी मेजर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई अगेन काउंटेड बाय एवरीवन।
हर कोई एवरी मेजर काउंट्स अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। बैंक के जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, अब एम जीरो, आपका ना एम जीरो यहां तक कंप्लीट हो जाता है। आपका जो एम जीरो है ना वो यहां तक कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको एम जीरो में क्या पढ़ाया? एम जीरो में क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन आ गई, पब्लिक बैंक। एम जीरो में करेंसी इन सर्कुलेशन के बाद क्या आता है? बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो बैंकर्स, आरबीआई का बैंकर्स डिपॉजिट आ गया। एम जीरो में और क्या आता है? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो आरबीआई के अदर डिपॉजिट्स भी आ गए। एम जीरो तो कंप्लीट हो गया, मतलब आगे कोई भी मेजर एम जीरो में इंक्लूड, कोई भी डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होगा, वुड नॉट बी इंक्लूडेड। गॉट इट? अब आते हैं हम एम वन पे। एम वन पे हमने क्या देखा? आपको मैं सिंपल करने के लिए यहां दिखा देता हूं। एम वन में हमने कहा करेंसी विद पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स विद बैंक्स हैं, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है। तो यहाँ पे जो है क्या क्या चीजें आ चुकी हैं? यहाँ पे क्या क्या चीजें आ चुकी हैं? करेंसी विद पब्लिक आ गया, करेंसी इन सर्कुलेशन। यहाँ पे देखो, हमने करेंसी इन सर्कुलेशन में सिर्फ करेंसी और पब्लिक लिया है, ठीक है, बैंक्स नहीं लिया है ना। पब्लिक वाला आ गया। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई आ गया है। यहाँ पे देखो, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का बचा क्या? डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ये जो होगा ये बस रहता है यहाँ पे, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। बाकी और कोई चीज इंक्लूड नहीं होगी। ठीक। उसी तरह से अब आप ऊपर जैसे ही देखते रहेंगे, तो डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स जो है ना, वो सारे एम जीरो को छोड़ के सारे मेजर्स में, एम जीरो को छोड़ के, एम जीरो को छोड़ के डिमांड डिपॉजिट्स सारे मेजर में है, बैंक्स वाले डिमांड डिपॉजिट्स, है ना। तो वो हमने सारों में डाल दिया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका एम टू। अब एम टू में क्या है? एम टू में मैंने आपको पढ़ाया था, एम टू में एम वन, एम टू में एम वन आता है प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। एम वन के साथ सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो एम वन में जो जो आ रहा है वो तो इंक्लूड हो गई, एम वन वाला, ठीक है, सेम है। एम वन वाला एम टू सेम है। बट एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाती है? एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाती है एम टू में? सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो यहां पे दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड एम टू में। सेविंग्स अकाउंट या सेविंग्स, यू कैन से डिपॉजिट्स इज डिमांड डिपॉजिट्स ओनली, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट को सेविंग डिपॉजिट, तो ये हम ऐड कर देंगे। बाकी टाइम डिपॉजिट्स तो मैंने कहा था नहीं ऐड होता एम टू में, है ना। टाइम डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ कहाँ ऐड होता है? टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। एक तो टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग मनी है, लेकिन टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ऑल डिपॉजिट्स में सेविंग्स, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों आ जाता है ऑल डिपॉजिट में। तो टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का कहाँ मेंशन है? सिर्फ एम फोर में मेंशन है सिर्फ, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट कहाँ इंक्लूडेड है? एम फोर में, सिर्फ यहां पे आएगा। और देखो आप, कहीं नहीं आएगा, ना यहां आ रहा है, ना यहां, ना यहां, ना यहां, सिर्फ और सिर्फ यहां आ रहा है ना। एम थ्री पे आते हैं। एम थ्री में मैंने आपको क्या बताया था? एम थ्री में करेंसी विद पब्लिक, ये सारा, ये एम वन वाला, ये देखो एम वन वाला सब कुछ सब में है ना, क्योंकि एम वन से ही डिराइव हो रहा है, एम टू, एम थ्री, एम फोर बड़ा होता जा रहा है उसके बाद से। तो एम वन वाला जो है दैट इज इंक्लूडेड इन एवरी वन, सेम है। यहां तक तो एम वन से सेम है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। दो तीन बार इसको रिवाइज करोगे, सारा दिमाग में। अभी मुझे बता, आपको अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्लास को बार बार देखो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार मुझे भी टाइम लगा था। देखो क्या है, मैंने आपको सिंपल चीज बताई, डिराइव करते चलो ना, रट्टा नहीं लगाना है कि एम वन में या एम टू में। एम वन से एम टू बना, एम टू से एम थ्री बना, एम थ्री से एम फोर। एम वन वाली चीज, तीन टिक्स है ना एम वन में, तो वो तो सब जगह, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह, सब जगह, राइट। लेकिन यहां पे अलग क्या आता है एम टू में? डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एम फोर में अलग क्या आता है? टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। अब एम थ्री में अलग क्या होगा? एम वन, एम टू सेम है, बस डिमांड डिपॉजिट्स
पोस्ट ऑफिस के ऐड हो रहे हैं। M2 और M3 भी सेम होंगे, लेकिन ऐड क्या होगा M3 में, क्या होगा, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स ऐड होंगे। ठीक है। और M4 मैंने आपको बताया, M4 में सब कुछ होता है, ब्रॉड मनी होती है तो इसमें सब कुछ होता है ना, सिंपल। दो चीजें आपको ऐड करनी होती हैं बस। M1 में जो है उसमें अगर हम ऐड करेंगे हमारे टाइम डिपॉजिट्स विद डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, तो हमारे पास M2 आ जाएगा। ठीक है। एम वन में एम वन में अगर हम टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, हमारे पास M3 आ जाएगा। M3 में और कुछ नहीं आता है। ठीक है, एक ही चीज ऐड करनी है, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। M1 में, या आप बोलिए M3 में या M2 में, क्योंकि M4 में सब कुछ आ रहा है तो आपने M4 में सब कुछ लाना है, तो आपका M4 बन जाएगा। गॉट इट। ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो चीजें हैं, ये वाली दो चीजें, ये दो चीजें, ये दो चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ M0 में आती हैं, M0 में आती हैं, और किस में नहीं, किसी में नहीं आएंगी। ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको विद टाइम लगेगा इसमें। मेरे को पता है काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या चल रहा है, बट जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना, आप ये याद रखें। टेबल बनाने पे जोर मत दें, टेबल बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है, वो मैंने बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि किस तरह से क्या चीज किस में आती है। आप मनी सप्लाई में याद रखें, आपकी डिमांड लाइबिलिटीज और टाइम लाइबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है। M1 जो है उसमें करेंसी पब्लिक के साथ आती है, बैंक्स की करेंसी नहीं हम देखते, पब्लिक की करेंसी आती है। डिमांड डिपॉजिट बैंक के आते हैं, अदर डिपॉजिट्स RBI के आते हैं। M2 में M1 ही है, आपको M1 याद रखना है बस। M1 में क्या है, M1 में करेंसी विद पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट बैंक्स हैं, और अदर डिपॉजिट RBI है। M1 में अगर आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग ऐड कर दोगे, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब, तो आपका M2 आ जाएगा। उसी M1 में आप बैंकिंग के टाइम डिपॉजिट्स ऐड कर दोगे तो आपका M3 आ जाएगा। और फिर उसी M3 में आप बाकी सारे डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के ऐड कर दोगे तो आपके पास M4 आ जाएगा। और M0 तो रिजर्व मनी है। रिजर्व मनी में मैंने आपको बता दिया, मोस्ट लिक्विड है ये रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी होती है। इसमें हाई पावर्ड मतलब जिससे आप, बेस मनी होती है जो आपके आपका इकोनॉमी का, उसमें आप करेंसी इन सर्कुलेशन देखते हैं, पब्लिक की और बैंक की भी। बैंक की हम ऊपर नहीं देख रहे थे, ये हम ऊपर नहीं देख रहे थे, हम सिर्फ ये देख रहे थे। अब हम जब ये भी ऐड कर देंगे तो करेंसी इन सर्कुलेशन, कंप्लीट करेंसी इन सर्कुलेशन आ जाएगा। बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, जो मैंने आपको रिजर्व रिक्वायरमेंट बताया था, वो आप ऐड कर देंगे। ठीक है। बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, ये भी हम कहीं ऊपर नहीं देख रहे थे, ये भी हमने यहीं पे देखा है। ठीक है। ये दो चीजें हम ऊपर कहीं नहीं देख रहे थे, ये हम रिजर्व मनी में डालेंगे बस, तो हमारा रिजर्व मनी आ जाएगा। और अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये हम हर जगह देख रहे हैं, ऊपर M1 में, M2 में, M3 में, M4 में, सब जगह देख रहे हैं, तो ये यहाँ भी डाल देंगे। दो चीजें बस ये अलग आएंगी, है ना, तो आपका M0 बन जाएगा। दिस इज द बेस मनी, दिस इज द बेस और हाई पावर्ड मनी ऑफ द इकोनॉमी। इससे सारी बाकी की चीजें बनती हैं, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, वो सब रिजर्व मनी जो है वही बेस होता है इकोनॉमी का, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। इसके बाद आता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन में आपको पहले भी बता चुका हूँ एक बार, काफी आसान सी चीज है। ये मैंने आपको यहाँ पे भी कुछ बताने की कोशिश किया। क्रेडिट क्रिएशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस बाय विच बैंक्स generate न्यू लोन्स। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। अब आप लोन देंगे किसी को, वो आपको इंटरेस्ट के साथ लोन पे करेगा, तो इंटरेस्ट जो आ रहा है एक्स्ट्रा, उस मनी को यूज करके, दैट इज इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और इसी को हम कहेंगे क्रेडिट क्रिएशन। जब बैंक्स मनी लेंड करते हैं, है ना, बैंक जो है बैंक जो है लेंड्स मनी, पैसे उन्होंने बोरोअर को उधार पे दिए, लोन दिया। ठीक है। इसकी वजह से क्या होते हैं, क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट्स। आप एक लोन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स क्रिएट करता है ना ये, आप एक लोन अकाउंट बनाते हैं जब किसी को लोन देते हैं तो। बैंक अगर कोई लोन देगा तो आपका लोन अकाउंट बनाएगा, तो ये डिपॉजिट क्रिएट हुआ उससे। ठीक है। नाउ
इस क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट की वजह से क्या हुआ? दिस इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ व्हाट? टोटल मनी। जितनी मनी थी उससे ज्यादा क्रिएशन हुआ मनी का। जो स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जितनी मनी थी उससे ज्यादा आपकी क्रिएशन हो जाती है मनी की, उससे इंक्रीज कर जाती है आपकी मनी ड्यू टू क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट्स बाय लेंडिंग मनी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी एक दो बार बता चुका हूं, आपने 1,000 रुपए, 10,000 रुपए आपके बैंक में है, ठीक है। बैंक पूरा का पूरा पैसा लोन पे नहीं दे सकता। सपोज कीजिए 1,000 बैंक ने दिया, रिजर्व रखा आरबीआई के पास, बाकी का 9,000 लैंड कर दिया किसी को, कि कोई कार अपनी खरीदना चाहता है, उसको 9,000 रुपए जो चाहिए लोन, तो उसने 9,000 रुपए की कार खरीदी, ठीक है। अब बोरोवर जो है वो ये मनी स्पेंड करेगा और वो किसी और बैंक में डिपॉजिट होगी। वही 9,000 जब बोरोवर सेंड करेगा तो वो किसी और बैंक में जाके डिपॉजिट होगी। अब ये बैंक इस 9,000 को, 9,000 में से सपोज 900 रुपए जो है वो रिजर्व रखता है आरबीआई के पास, और 8,100, 8,100 रुपए जो है वो लोन पे आगे दे देता है किसी को। तो ये जब लोन टू लोन टू लोन जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, तो क्रेडिट क्रिएट होता चला जाएगा हमारी इकोनॉमी में, हमारे मॉनेटरी सिस्टम में, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में क्रेडिट क्रिएट होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से जब मल्टीपल राउंड्स होंगे ऑफ लेंडिंग एंड डिपॉजिटिंग, तो जो इनिशियल 10,000 है वो काफी बाद में जाके बड़ा सम बन जाएगा मॉनेटरी मनी सप्लाई में, ठीक है। दिस इज ओनली नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। क्योंकि आप 10,000 डालोगे, ठीक है, वो 9,000 बैंक लैंड करेगा, वो 9,000 जो जिसको बैंक लैंड करेगा वो जो आगे खर्चा करेगा वो भी तो जाके किसी बैंक में एट द एंड ऑफ द डे डिपॉजिट होगा। तो नया डिपॉजिट अकाउंट बनाओ उस 9,000 से, लैंडिंग से नया डिपॉजिट बना ना। उस नए डिपॉजिट से फिर जो नए बैंक में गया है वो कुछ पैसा रखेगा आरबीआई के साथ, और फिर आगे पैसे को लैंड करेगा, फिर नया डिपॉजिट अकाउंट बनेगा। इस तरह से मल्टीपल राउंड्स जब होंगे तो वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करते चले जाएंगे, क्रेडिट को क्रिएट करते चले जाएंगे। इसमें एक आता है कॉन्सेप्ट स्प्रेड का। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट भी क्या है, एक डेफिनेशन है। जो स्प्रेड क्या है? इट इज द डिफरेंस। डिफरेंस किसका? डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट a lender charges a borrower and the cost of funds for the lender, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बनती है बैंक्स की। बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इससे आती है, ठीक है। क्या है? मेरे पास एक ए पर्सन है, उसने मेरे बैंक में डिपॉजिट किए डिपॉजिट किए 10,000 एट 5% ऑफ इंटरेस्ट रेट। मतलब उसने मेरे बैंक में 10,000 डाले, मुझे 5% के इंटरेस्ट रेट उसको देना है, सेविंग्स सेविंग्स का। वो मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक में पैसे रख रहा है सेविंग अकाउंट में, तो मुझे उसको 5% सेविंग इंटरेस्ट देना है। बी है, ही इज द बोरोअर, ये बोरो कर रहा है मुझसे पैसे। अब मैंने आपको क्या बताया, 10,000 का 1,000 में रखूंगा रिजर्व, और 9,000 में इसको लैंड कर दूंगा। ये एट व्हाट इंटरेस्ट रेट? एट 12% इंटरेस्ट रेट। इससे मैं 12% इंटरेस्ट लूंगा, और ए को मैं 5% इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। इसको मैंने लोन दिया है बी को। ए से मैंने पैसे लिए थे, उसने मेरे बैंक में पैसे डाले थे 10,000 रुपए, वो सेविंग्स इंटरेस्ट ले रहा है, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट ले रहा है। इससे बी ने मेरे से पैसा मेरे बैंक से लिया, बोरो किया, कुछ लोन लिया, इसको मैं 12% चार्ज कर रहा हूं। अब ये 5% और 12% का जो डिफरेंस है, ये 5% और 12% का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज स्प्रेड। इसी तरह से बैंक पैसा बनाएगा, इसी तरह से बैंक प्रॉफिट बनाएगा, इसी स्प्रेड से बैंक को मुनाफा होगा, ठीक है। बैंक ने कुछ नहीं किया, जो पैसा बैंक के पास आया उसी पैसे को बैंक ने आगे लोन में दिया, और वहां से जो अमाउंट चार्ज किया उससे कम आपको दिया। 12% लिया, 5% आपको दिया, 7% जो है वो बैंक का प्रॉफिट है, बैंक का स्प्रेड है। दैट इज नोन एज स्प्रेड। गॉट इट? इसको हम स्प्रेड कहते हैं। अब
यहाँ पे मैं आपको कुछ वी कैन से बताना चाहूंगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, लेट अस से आई एम गोइंग टू टेल यू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किस चीज से इफेक्ट होती है, मनी सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, किस किस तरह के जो एक सेकंड, हाँ, फैक्टर्स है मनी सप्लाई के लिए। ठीक है, पहली चीज मैंने अभी आपको बताई, जो ऊपर बता रहा हूं मैं, रिजर्व रेशो। मनी सप्लाई की मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी। रिजर्व रेशो वो रेशो होती है, जैसे सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, ये हम आगे पढ़ेंगे, नो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैश रिजर्व रेशो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है, रेपो रेट, ये क्या है, ये रिजर्व रेशो है। ये वो रेशोज हैं जो बैंक को आरबीआई के पास अपना कुछ पैसा रखना होता है ना, ये वो रेशो है, रिजर्व रेशोज। ठीक है, अब ये रिजर्व रेशो अगर मैं बढ़ा दूंगा, आरबीआई ये रिजर्व रेशो बढ़ा देगा, तो अवेलेबल मनी जो बैंक के पास है, जो वो लैंड कर सकता है, लोन में दे सकता है, वो कम हो जाएगी। बैंक के पास 10,000 है, आरबीआई बोले कि आज आपको 1,000 रखना है मेरे पास, आप 9,000 लोन पे दो। कल आरबीआई अपनी पॉलिसी चेंज कर दे, रेपो रेट बढ़ा दे या कोई रिजर्व रेशो बढ़ा दे और बोले अब आपको 1,000 नहीं, अब आपको 2,000 रखना है मेरे पास, आप 8,000 ही लोन में दे सकते हो। तो इस वजह से बैंक के पास जो अमाउंट लेंड करना है वो कम हो गया, पहले 9 था अब 8 हो गया, 1,000 कम हो गया। तो ये कल को जाके इकोनॉमी में ही तो रिजल्ट करेगा। कल को इकोनॉमी में जाके आपके पास मनी सप्लाई रिड्यूस होगी, पहले 9,000 की मनी सप्लाई हो रही थी, अब 8,000 की मनी सप्लाई हो रही है। और इसी तरह जब मंदा चल रहा होता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, तो इसी रेशो को आरबीआई कम कर देता है। पहले 9,000, पहले 8,000 दे रहा था, अब आरबीआई बोलेगा नहीं, अब आप 2,000 छोड़ो, अब 1,000 ही रखो बस मेरे पास, अब ये रिड्यूस कर देता हूं मैं रिजर्व रेशो। अब आप पहले 8,000 लोन में देते, अब आप 9,500 रुपए लोन में दो, क्योंकि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है कंट्री की, मनी सप्लाई ज्यादा करनी है इकोनॉमी में। तो इस वजह से ज्यादा रिजर्व रेशो कम कर देते हैं वो। ठीक है, रिजर्व रेशो की वजह से मनी सप्लाई इफेक्ट होती है। ठीक है, इसके बाद आता है पब्लिक सेंटिमेंट, कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक का सेंटिमेंट है कि उसको करेंसी होल्ड करनी है या डिपॉजिट करनी है, नहीं करनी है, सेविंग अकाउंट में पैसा रखना है या नहीं रखना। उस वजह से भी मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में हिट इफेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो लोग सेविंग अकाउंट में पैसा डालेंगे, एफडी में पैसा डालेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर कम है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा जो हमारा बैंक है, तो लोग बाकी सारे ऑप्शन देंगे, गोल्ड खरीदेंगे, रियल एस्टेट, लैंड खरीदेंगे, जमीनें खरीदेंगे, कुछ ऐसे एसेट खरीदेंगे जिनकी कल को वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। या सपोज कीजिए गाड़ी भी खरीद सकते हैं, या कोई ऐसा डेप्रिशिएटिंग एसेट भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी। इसके बाद आता है एक चीज जो हम अभी पढ़ने ही वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, विच इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या है, जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं ना, इकोनॉमी, अपना पैसा जब आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो पैसा फाइनली कितना इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज करता है, कितना इफेक्ट करता है मनी सप्लाई को, उसको हम मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। उसकी वजह से भी मनी मनी सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे मनी मल्टीप्लायर होता गया। ठीक है, मैंने आपको स्प्रेड बता दिया। हाँ, अब हम देखेंगे मनी मल्टीप्लायर होता गया। ठीक है, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। तो हमने अभी तक जो चीजें देखी हैं, क्रेडिट क्रिएशन, मनी, मॉनेटरी रिजर्व्स, एग्रीगेट्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, मनी मल्टीप्लायर। ये मेजर क्या करता है, व्हाट डज इट मेजर। मनी मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंकिंग सिस्टम
can create through the process of credit creation. क्रेडिट क्रिएशन मैंने आपको ऊपर पढ़ाया क्या होता है। अब उसी क्रेडिट क्रिएशन की मदद से, उसी क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस से बैंकिंग सिस्टम कितना पैसा क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसी प्रोसेस की वजह से, क्रेडिट क्रिएशन से बैंकिंग सिस्टम कितना पैसा क्रिएट कर सकता है, उसको मेजर करता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को, ये हमने देखा वो मेजर क्या करता है। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मनी सप्लाई टू द रिजर्व मनी। मैंने आपको क्या बताया, रिजर्व मनी से ही जो हमारा बेस लेवल है, बेस लेवल है मनी का, उसी की वजह से हमारी आगे मनी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका एक आप रेशो को इस तरह से लिख लीजिए, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स व्हाट, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, m इज इक्वल टू मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय व्हाट, रिजर्व मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी। ओके, ये इसका रेशियो का फॉर्मूला है। मनी मल्टीप्लायर मेजर्स द स्पीड, ठीक है, स्पीड एट विच क्रेडिट इज क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। क्रेडिट क्रिएशन मैंने आपको बताया ना, मेजर्स द स्पीड at which credit is created इन द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में कितनी तेजी से, कितनी स्पीड से क्रेडिट क्रिएट हो रहा है। क्रेडिट मैंने आपको बताया, क्रेडिट क्रिएशन में अभी पिछले टॉपिक में हमने क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा, क्रेडिट किस तरह से क्रिएट होता है इकोनॉमी में। तो वही क्रेडिट क्रिएशन की जो स्पीड क्या है, उस स्पीड को मेजर करता है मनी मल्टीप्लायर। जब आरबीआई मनी इंजेक्ट करता है बैंकिंग सिस्टम में, मनी इंजेक्ट करने का मैंने आपको क्या बताया था, आरबीआई जब रिजर्व रेशो कम कर देता है कि आपको आरबीआई के पास पैसा कम रखना है, ज्यादा नहीं रखना, आपकी रिक्वायरमेंट रिजर्व की कम हो जाती है, तो आप ज्यादा पैसा मनी, जो ज्यादा पैसा है इकोनॉमी में, वो लेंड कर सकते हैं, ज्यादा पैसा पंप होता है इकोनॉमी में। तो कमर्शियल बैंक्स उस ज्यादा पैसे से, उस पोर्शन से, जो दे लेंड मनी, दे मेक लोन्स। ठीक है, तो जब ये लोन्स जाते हैं मनी इकोनॉमी में, जब मनी सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में, आरबीआई इंजेक्ट करता है इस मनी को बैंकिंग सिस्टम में, ताकि बैंकिंग सिस्टम इसी मनी को आगे हाउस होल्ड्स और फर्म्स को दे सके। तो उसी तेजी को, उसी प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, एंड दिस इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब वो आपकी इकोनॉमी की कितनी क्षमता है उस पैसे को इंजेक्ट करके, जब उसे क्रेडिट क्रिएट करने की कितनी क्षमता है, कितनी स्पीड है, उसी को मनी मल्टीप्लायर जो है वो मेजर करता है। ये क्या इंडिकेट करता है? मनी मल्टीप्लायर इंडिकेट्स द पोटेंशियल इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई की कितनी पोटेंशियल है मनी सप्लाई में, कि कितने पोटेंशियल से इंक्रीज कर सकती है। और वो इंक्रीज कैसे करेगी? बाय द इंक्रीज ऑफ रिजर्व मनी। ठीक है, रिजर्व मनी जितना इंक्रीज करेगी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, रिजर्व मनी इज द बेस मनी। रिजर्व मनी को इंक्रीज करेंगे तो आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी। यही मनी मल्टीप्लायर बताता है। दिस इज व्हाट मनी मल्टीप्लायर इज। मनी मल्टीप्लायर, इधर मैं बता देता हूं, मनी मल्टीप्लायर इंडिकेट्स व्हाट, इंडिकेट्स द पोटेंशियल इंक्रीज इन मनी सप्लाई that can result from an increase in reserve money. एग्जाम्पल, रिजर्व मनी इंक्रीज करती है 1000 करोड़, मतलब
आपकी जो रिजर्व मनी है उसको आरबीआई ने बोला कि रिजर्व मनी, आरबीआई ने पॉलिसी चेंज किया, ठीक है, जिसकी वजह से रिजर्व मनी, मैंने आपको अभी बहुत बार, दो तीन बार बता चुका हूँ रिजर्व मनी क्या होती है, कैसे इंक्रीज करती है। जब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने अपने रिजर्व रेशो को कम कर दिया, सीआरआर एसएलआर रेपो रेट को कम कर दिया, कि आपने आरबीआई के पास कम पैसा रखना है, ज्यादा पैसा आप इकोनॉमी में दो, तो रिजर्व मनी इंक्रीज कर गई उसकी वजह से। सपोज रिजर्व मनी इंक्रीजेस बाय 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ से रिजर्व मनी इंक्रीज कर गई, ठीक है। और मल्टीप्लायर जो है, मल्टीप्लायर जो है, जो मनी मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। देन मनी सप्लाई विल बी, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी फिर, अगर उसकी वैल्यू 2 है, इसका पोटेंशियल इंक्रीज दैट कैन गो अप टू रुपीज 2,000 करोड़, ठीक है। 1,000 इंटू 2,000 करोड़, मतलब आपकी रिजर्व मनी इंक्रीज करने से आपकी मनी सप्लाई 2,000 इंक्रीज कर गई। आपने रिजर्व मनी 100 करोड़ की रिजर्व मनी डाली इकोनॉमी में, लेकिन जब वो अपने आगे हाउस होल्ड और फर्म्स तक पहुंचते पहुंचते उसकी क्रिएशन 2,000 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मनी मल्टीप्लायर है, जो आपका मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज बाय 2 टाइम्स, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स। सो 1,000 करोड़ का आपकी इकोनॉमी ने 2,000 करोड़ बना दिया। आपकी इकोनॉमी में मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर 2 का है, इट इज ऑफ द वैल्यू 2, ठीक है। आप ऊपर वाले फॉर्मूला में लगा के देखो ना, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, इसी एग्जांपल से देखो। आपकी मनी सप्लाई अपॉन रिजर्व मनी, मनी सप्लाई कितनी है, 2,000 करोड़, रिजर्व मनी कितनी बड़ी थी, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ बना, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया, 2। यही मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया। द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ रिजर्व मनी चेंज, इसको और भी कितने भी डेफिनेशन, आप फॉर्मूला को देखो, आप कितने भी डेफिनेशन बना सकते। चेंज इन मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर व्हाट इट इज, द चेंज इन मनी सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन रिजर्व मनी। रेशियो क्या बताता है, चेंज बताता है ना हमें, एक चीज का दूसरी चीज की वजह से कितना चेंज हो रहा है, तो दैट इज मनी मल्टीप्लायर। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, मैंने आपको बताया क्रेडिट क्रिएशन से मनी सप्लाई इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है इकोनॉमी में ऑब्वियसली। अगर उस प्रेशर को आप मैच नहीं करोगे विद द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपका इन्फ्लेशन आएगा। आपका मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन आएगा। हमने इन्फ्लेशन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसीलिए आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन को, मनी मल्टीप्लायर को क्लोजली मॉनिटर करता है और अपनी मॉनिटरी पॉलिसी टूल से उस मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। गॉट इट। लास्ट में एक चीज है कॉइनेज एक्ट, ठीक है। आई डोंट वांट कि कोई चीज छूटे आपकी। तो कॉइनेज एक्ट क्या है, इट ये गवर्न करता है, कॉइनेज एक्ट गवर्न करता है कॉइन्स की मिंटिंग को, और डिफाइन करता है कि कॉइन्स जो हैं वो दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। लीगल टेंडर स्टेटस कॉइन का ये रेगुलेट करता है, ठीक है। इसको जो है इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी क्या है इसकी, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन होती है इसकी, यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या कहता है ये एक्ट, क्या कहता है, ये एक्ट क्या गवर्न करता है, गवर्न्स गवर्न्स द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स एंड defines the specifications of for those coins, specifications for the coins। और मैंने आपको पहले भी बताया क्लास में, कॉइन्स कौन इशू करता है, नोट्स तो चलो जो भी आरबीआई करता है, लेकिन कॉइन्स कौन इशू करेगा, इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कॉइन्स का लीगल स्टेटस भी ये जो है
उसको भी रेगुलेट करता है। ठीक है, कॉइनेज एक्ट है। यहाँ पे एक लास्ट चीज है, सीनियरेज। सीनियरेज क्या है? गवर्नमेंट एक 100 रुपए का नोट बनाती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट या आपका आरबीआई जो भी है, आप इमेजिन कीजिए गवर्नमेंट अभी, ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया एक 100 रुपए का नोट। या आप गवर्नमेंट छोड़िए, आप लिखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहीं कहीं पे सेंट्रल बैंक करता है, कहीं पे गवर्नमेंट करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने 100 रुपए का नोट प्रोड्यूस किया एट अ कॉस्ट ऑफ 10 रुपी। 10 रुपए में आपने 100 रुपए का नोट बनाया। ठीक है, अब सीनियर एज क्या है? सीनियर एज क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नोट। वैल्यू ऑफ नोट क्या है? 100 रुपए। एंड द कॉस्ट टू प्रोड्यूस इट, विच इज 10 रुपए। ठीक है, मतलब आपकी सीनियर एज यहाँ पे हो जाएगी ₹90। आपने 10 रुपए में 100 रुपए का नोट बनाया, तो आपकी सीनियर एज जो है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। 90 रुपए आपकी सीनियर एज हो जाएगी। 100 रुपए का नोट आपने 10 रुपए में बनाया, जो आपका प्रॉफिट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द मनी एंड द कॉस्ट टू प्रोड्यूस इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट, दैट इज सीनियर एज। सीनियर एज जो है वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट है। सीनियर एज इज अ प्रॉफिट मेड बाय द गवर्नमेंट। क्या करने में? व्हेन इट इशूज न्यू करेंसी। प्रॉफिट मेड बाय गवर्नमेंट। प्रॉफिट मेड बाय गवर्नमेंट कब? व्हेन इट इशूज न्यू करेंसी। ठीक है, सिंपल सी चीज है, सीनियर एज। ओके, सो या दैट इज ऑल अबाउट टुडे। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा, सबसे पहले मनी सप्लाई क्या होता है। ठीक है, मनी एग्रीगेट्स हम आगे देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ मनी देखी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का हमने फॉर्मूला देखा। वेलोसिटी ऑफ मनी हाई है तो उसका क्या मतलब है? फैक्टर्स क्या है वेलोसिटी ऑफ मनी को जो इम्पैक्ट करते हैं? डिपॉजिट्स देखे हमने, टाइम डिमांड। लाइबिलिटीज देखी, टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। उसके बाद हमने मेजर ऑफ मनी सप्लाई देखा, जहां हमने M1, M2, M3, M4, M0 देखा। उसके बाद इस टेबल से हमने समराइज किया कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इस मेजर्स, इन मेजर्स के। M0 के ऊपर हमने डिस्कस किया डिटेल में। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी, रिजर्व मनी से किस तरह क्रेडिट क्रिएशन होता है। क्रेडिट क्रिएशन देखा हमने, वी लुक्ड एट व्हाट स्प्रेड, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई वी सॉ, देन वी सॉ मनी मल्टीप्लायर। ओके, वी सॉ इट्स फॉर्मूला। फिर हमने छोटी छोटी टर्म्स डिस्कस की, कॉइनेज एक्ट डिस्कस किया, सीनियर एज डिस्कस की, कॉइनेज क्या क्या बताता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू संविधान आईएएस। आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूज कर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर the PDF of this lecture and other lectures that we have discussed before. So thank you everyone. See you in the next class. Bye bye.